चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 8 जिसमें है लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या क्या है। तो इसमें लास्ट चैप्टर है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित सभी क्वेश्चन, जिसमें आपका 10 क्लास में जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने इतना सारा क्वेश्चन हम लोग शेयर किए हैं। आप यदि इसमें डिस्कशन करेंगे तो कोई आपको गाइड देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सभी को बुक्स और इस चैनल के माध्यम से सारे चीज़ें मतलब कि मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन नंबर ए पे है क्या है उसमें, खाद्यान्न की व्यवस्था करना। बी नंबर पर है उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। सी नंबर पर है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। डी नंबर पर है जनसंख्या पर नियंत्रण। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक देशों में फैसले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है दबाव समूह द्वारा। बी नंबर पर है जनप्रतिनिधियों द्वारा। सी नंबर पर पदाधिकारियों द्वारा। और डी नंबर पर है राजनीतिक दलों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जनप्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, फैसला और निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से है। ऑप्शन नंबर ए पे है चिले। बी नंबर मेक्सिको। सी नंबर पोलैंड। डी पर अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चिले से संबंधित है किसका, जनरल पिनोशे का। ठीक है, जनरल पिनोशे का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4था नंबर, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपने पढ़ा, तो इसमें से यदि आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत है। ऑप्शन नंबर ए पे 2, बी नंबर पर 3, सी नंबर पर 4, डी नंबर पर 5। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3। यानी कि सबसे पहले होता है 1 नंबर पर, वो रहता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति रहता है। और इसके बाद जो रहता है इधर में, इसको बोलते हैं लोकसभा, और इधर बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, जिसमें लोकसभा जो होता है ना, वो निम्न सदन होता है, और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। जब कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले लोकसभा में चर्चा किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि ये कानून हमारे लिए सही है या नहीं है, और इसके बाद राज्यसभा में जाता है। यदि राज्यसभा में भी उस कानून को अच्छा लगता है और सही लगता है, तो फाइनली राष्ट्रपति के साथ द्रौपदी मुर्मू के पास उसको भेजा जाता है, और वो भी यदि मान लिया उसको डाउट लगता है तो दोबारा मतलब चेक करने के लिए भेजती है, और यदि अच्छा लगती है तो वहाँ पर जब भी सिग्नेचर मारती है तो वो आपका हो जाएगा, एक कानून बन जाता है, एक विधेयक बन जाता है। तो इसी तरह से आपका जो अंग बना वो 1 2 3 यानी कि 3 अंक बना है। ये लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा मतलब कि ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 4 के बाद 5 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए पे है समानता की भावना को बढ़ावा नहीं देता है। बी नंबर राष्ट्रीय एकता को। सी नंबर विशेषाधिकार को। डी नंबर धर्मनिरपेक्ष को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता है। एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता तो वो बढ़ावा देता है, वही तो लोकतंत्र का परिचय है। धर्मनिरपेक्ष का हमारे प्रस्तावना में भी है, समानता की भावना में भी प्रस्तावना में भी है। तो ये सारे का सारे होना चाहिए, बढ़ावा होना चाहिए, लेकिन विशेष अधिकार, किसी एक को विशेष अधिकार देना ये उचित नहीं है लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति थे। एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम है एनक्रोमा, तो उस देश का नाम आपको बोलना है। ऑप्शन नंबर ए पे घाना। बी नंबर पर चिले। सी नंबर पर चीन। और डी नंबर पर पोलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि घाना के एक राष्ट्रपति थे एनक्रोमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर,
जिसमें दिया हुआ है कि रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला द्वारा किस देश में आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए पे दक्षिण अफ्रीका, बी नंबर बोलीविया, सी नंबर यूगोस्लाविया, डी नंबर अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आपको नेल्सन मंडेला ने ये आंदोलन चलाए थे रंगभेद का, ठीक है, जिसमें आपका जो होता है ना सफ़ेद और गोरा, काले और जो आपका सफ़ेद है, तो ये भेदभाव को मतलब समाप्त करने के लिए अपना मतलब तन मन धन से नेल्सन मंडेला ने पूरा उसको क्या किया था, मतलब एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पे है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी पे पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी पे श्रीलंका और डी पर है म्यांमार। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीलंका की जो आतंकवादी का संगठन है उसका नाम है क्या, लिट्टे। क्या नाम है उसका, लिट्टे, ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में, चीन में कौन सी शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए में साम्यवादी, बी नंबर लोकतंत्र, सी नंबर पर राजतंत्र और डी नंबर पर सैनिक तंत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साम्यवादी है चीन देश में शासन प्रणाली, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना विकसित देश है चीन, ठीक है, इसीलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, 10 नंबर का आपका दिया हुआ है कि चुनाव का खर्च किसे वहन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पे है दबाव समूह को, बी नंबर पर राजनीतिक दल को, सी नंबर सरकार को और डी नंबर हित समूह को। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि सरकार को चुनाव का खर्च वहन करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर ए पे है भारत, बी नंबर पर इंग्लैंड, सी नंबर पर नेपाल, डी नंबर पर म्यांमार, ठीक है, सही आंसर है डी, यानी कि म्यांमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बन जाता है, हालांकि हमको लगता है अभी शायद वहाँ के लोगों को भी दिया गया है, मगर पहले नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको इसी के अनुसार आंसर भी देना है, ठीक है। इसको एक बार कंफर्म कर लेना अब है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे भारत, बी नंबर पर अमेरिका, सी नंबर पर इंग्लैंड, डी नंबर पर सऊदी अरब। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सऊदी अरब के महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार मतलब क्या समझ रहे हैं, अपना सरकार को चुनने का अधिकार नहीं है। जिसको आप बनाना चाहते हैं उसको आप बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वोट नहीं दे सकते हैं। आपका पसंद का काम, आपका पसंद का राय वहाँ पर सुना नहीं जाता है। ये कहाँ का है, सऊदी अरब का, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पर, चुनौतियाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए पे है कमजोर, बी नंबर पर है मजबूत, सी नंबर पर है व्यवस्थित, डी नंबर पर है अव्यवस्थित। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मजबूत, ठीक है। तो ये आपके लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए पे है भारत में, बी नंबर पर अमेरिका, सी नंबर पर इंग्लैंड, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो ये सभी देश भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष हो गया, मगर वोट जिसको हम लोग देते हैं वो हम लोग विधायक को देते हैं, और विधायक के बीच में एक चुनाव होता है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनता है। उसी तरह से मुख्यमंत्री का और जो होता है वो एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। पहले तो प्रत्यक्ष हुआ, मगर इसके बाद अप्रत्यक्ष होता है। तो लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष का भी एक रोल है बहुत बड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर है क्षेत्रवाद, बी नंबर पर आतंकवाद, सी नंबर पर तानाशाही, डी नंबर पर है राष्ट्रीय अखंडता। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रीय की एकता और अखंडता जो होता है ना, वो लोकतांत्रिक मतलब कि लोकतांत्रिक देशों के लिए जरूरी है,
मगर यहाँ पर समस्या नहीं है, ये तो समस्या नहीं है, ये होना चाहिए। और ये सब समस्या आतंकवादी समस्या नहीं है, बहुत बड़ा समस्या है, क्षेत्रवाद भी समस्या है और तानाशाही भी समस्या है। तो एकता और अखंडता सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, जिसमें दिया हुआ कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये आप भी याद रखेंगे क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा काम आएगा। ऑप्शन नंबर ए पे फ्रांस, बी नंबर भारत, सी नंबर अमेरिका, डी नंबर पर इंग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग, भारत देश। ठीक है, ये भारत जो है वह दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लिखित मतलब संविधान है, जिसको हम लोग लोकतांत्रिक देश बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर पर, कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे है देश प्रेम, बी नंबर पर आतंकवाद, सी नंबर पर क्षेत्रवाद, डी नंबर पर भ्रष्टाचार मुक्त। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देश प्रेम जो है वो लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। देश प्रेम जो है वो लोकतंत्रों के लिए अच्छा है, अनुकूल है और सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ये चुनौतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए पे शिक्षा, बी नंबर पर है सामाजिक समानता, सी नंबर पर है पंचायती राज, डी नंबर पर है धर्मनिरपेक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायत की राज जो होता है ना, वो बिल्कुल धरातल पर काम करता है, क्योंकि हमारे ग्राम से जुड़ा हुआ है, पिछड़े वर्गों से जुड़ा हुआ है, वैसे जगह से जुड़ा हुआ है जो कि वंचित लोगों तक पहुंचने का काम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करता है, जो कि लोकतांत्रिक का बहुत बड़ा एक पार्ट है। ठीक है, ये आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर पर, जिसमें दिया निम्न में से किस देश में समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए पे बांग्लादेश, बी नंबर पर म्यांमार, सी नंबर पर श्रीलंका, डी नंबर पर है नेपाल। तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल, जिसका राजधानी है काठमांडू, मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 20 नंबर का सवाल है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के अंतिम सवाल है, जो कि अब चैप्टर 7 में हमारा ये सारे का सारे लोकतंत्र में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था सारे को कवर किए हैं। इसका 20 नंबर में देखते हैं कि वर्तमान में इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर पर स्विट्जरलैंड, बी नंबर पर जापान, सी नंबर पर अमेरिका और डी नंबर पर फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए टोटल 7 चैप्टर में हम लोगों ने राजनीतिक विज्ञान को बांटे, और उसमें से 7 नंबर का चैप्टर में से ये 20 का नंबर जो है वो अंतिम सवाल था। तो जितने भी आपका सामाजिक विज्ञान में है सारे चीज़ें हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई आपका छूटे नहीं। और जितना भी एग्जामिनर जो होता है ना, जांच करने वाला है, उन सभी लोग सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेगा। यदि आपका सभी का सभी सही रहेगा तो आप जितना भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लिखे हुए रहेंगे उनको लगेगा कि बिल्कुल आपका कुछ कुछ मतलब कि पॉइंट को देख करके आपको नंबर अच्छा मिल सकता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, कम से कम जितना भी हम लोगों ने चैप्टर को कवर किया है। यदि कहीं पर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।